दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 मार्च 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजधानी दिल्ली में एम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 7 बजे एम्स पहुंचे और वहां कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया है। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और किसी भी बीमारी से पीड़ित 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवानी शुरू हो गई है। दोस्तों बिहार के मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले पेश इमाम और फिर मुअज्जिन अजान देने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1057 रजिस्टर्ड मस्जिदों के पेश इमाम और मुअज्जिनों को मानदेय देने का फैसला किया है। जी जानकारी के अनुसार पेश इमाम को हर महीने 15,000 रुपए तो वही मुअज्जिन को 10,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। मानदेय देने के इस फैसले को लेकर अल्पसंख्यक विभाग ने बैठक की थी। इस बैठक में कहा गया है कि 6 मार्च को पेश इमाम और मुअज्जिनों को मानदेय देने के मामले को लेकर बैठक होगी, जिसमें विभाग की तरफ से इस प्रस्ताव को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। आपको बता दें कि अभी बोर्ड की तरफ से कुल 105 मस्जिदों के पेश इमाम और फिर मुअज्जिनों को मानदेय दिया जा रहा है। जी हां, पेश इमाम को हर महीने 4,000 रुपए तो वही मुअज्जिनों को 2,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे बिहार में 1057 मस्जिद रजिस्टर्ड है, जिनमें से करीब 100 के आसपास मस्जिद पटना के हैं। दोस्तों वर्तमान समय में शहर के साथ ही गांवों में भी खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। जी हां, वही केंद्र सरकार की योजना है कि अगले 2 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाएं। जी दरअसल पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने कहा है कि सरकार अगले 2 सालों में 1 करोड़ और जरूरतमंदों को फ्री में एलपीजी गैस कनेक्शन देगी। जी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट पेश करते हुए उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन देने की घोषणा की थी। गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन गुजारने वाले लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाता है। जी हाँ, अब तक बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई है। सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाले हर परिवार को 1600 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। दोस्तों जहां एक तरफ दुनिया कोरोना महामारी से बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता तैयार कर रही है, तेजी से वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई देशों में सरकार और अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक और चुनौती सामने आ गई है। यह चुनौती है महंगाई की, भुखमरी की। कोरोना महामारी से काफी हद तक राहत है, लेकिन अब जो नई मुसीबत सामने आ रही है वह महंगाई की है। दुनिया के कई देशों में इस समय जरूरत के सामानों के दाम आसमान पर है। आम लोग परेशान है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कोरोना में लाखों करोड़ों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में बढ़ती महंगाई में जीवन यापन काफी चुनौती भरा है। जहां ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक खाद्य पदार्थों की कीमतों में 6 साल में सबसे अधिक है। चीन से मांग बढ़ने, कमजोर सप्लाई चेन और फिर प्रतिकूल मौसम के कारण सोयाबीन से लेकर पाम ऑयल तक हर चीज की लागत में भारी उछाल आया है। कुछ बैंकों ने तो चेतावनी दिया है कि दुनिया एक कमोडिटी सुपर साइकिल में बदल रही है। यह रोजमर्रा की बढ़ती कीमतों ने ग्राहकों को डायरेक्ट प्रभावित किया है। आपको बता दें कि यह प्रभाव अमीर और गरीब दोनों देशों पर पड़ा है। जी अमीर पश्चिमी देशों के लिए महंगाई सिर्फ उत्पाद ब्रांड को बदलने का मामला हो सकता है, लेकिन सबसे गरीब राष्ट्रों में इसका मतलब बच्चों को स्कूल भेजने या फिर पैसे कमाने के बीच का अंतर हो सकता है। फिर भी इसके सबसे बड़े माध्यम आय वाले देशों में, जहां प्रभाव दुनिया के लिए सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर सख्त पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। जी तमिलनाडु सरकार ने 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। यही नहीं, कोरोना से जुड़े अन्य प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। वहीं महाराष्ट्र में संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन में 8,623 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते राज्य में पाबंदियों का सिलसिला जारी है।
दोस्तों, पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से पूरा देश परेशान है। जी इन बड़ी कीमतों का सीधा असर अब किराना, सब्जी और फल की कीमत पर पड़ने लगा है। जी ऐसे में आम आदमी को महंगाई की मार हर तरफ से झेलनी पड़ रही है। लोगों की आमदनी बढ़ी नहीं, लेकिन खर्चों में रोजाना इजाफा हो रहा है। जी पेट्रोल डीजल महंगा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण केंद्र और राज्य सरकारों का टैक्स का होना माना जा रहा है। इस बीच एक बुजुर्ग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग पेट्रोल के दाम बढ़ने की खुशी में लोगों को मिठाई खिला रहे हैं। जी दरअसल ये वीडियो बिहार के दरभंगा शहर का है, जहां एक बुजुर्ग रास्ते पर जा रहे लोगों को रोक रोक कर उन्हें मिठाई दे रहे हैं। जी ये बुजुर्ग शख्स बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी ने इतिहास रच दिया है, आप लोग खुशी मनाइए और मिठाई खाइए, क्योंकि पेट्रोल के दाम 100 रुपए से अधिक हो गया है। जी वे इस दौरान वहां आने जाने वाले सभी गाड़ियों को रोकते हुए लोगों को मिठाई देते हैं। स्कूल बच्चों की वैन से लेकर ट्रक में सामान ले जा रहे वर्कर सभी को ये बुजुर्ग मिठाई बांटते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खुशी मनाइए, क्योंकि मोदी सरकार ने वो कर दिखाया है जो आज 70 साल तक नहीं किया है, क्योंकि पेट्रोल 100 रुपए हो गए हैं। पेट्रोल 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 सर 100 का पार हुआ है पेट्रोल। गैस हुआ है ना, इतना बड़ा काम किए हैं मोदी साहब। सिलेंडर इसकी खुशी में मिठाई खाइए और 100 के पार हुआ ये पेट्रोल के दाम, इसकी खुशी में मिठाई खाइए। मोदी जी ने रचा इतिहास। लो बच्चा लो, ड्राइवर साहब, ओ ड्राइवर साहब, लो बच्चा, मोदी जी ने इतिहास रच दिया है। पेट्रोल 100 के पार हो गया, इस खुशी में मिठाई खाओ। कर दिया पेट्रोल, क्या हो गया? दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक मुर्गे ने किसी शख्स की जान ले ली हो? जी हाँ, और अगर वह शख्स कोई दूसरा नहीं बल्कि मुर्गे का ही मालिक हो, तो यह सुनने में काफी अजीब है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ऐसी घटना हुई है। जी हाँ, तेलंगाना के जगतियाल में एक मुर्गे ने अपने मालिक को मार दी है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद पुलिस ने उस मुर्गे को पकड़ लिया है। दरअसल मुर्गे की अवैध लड़ाई के खेल के लिए यहाँ मुर्गे के पंजों पर चाकू बांध दिया गया था, और जब मुर्गे ने भागने की कोशिश की तो उसके पंजों में बांधा चाकू 45 वर्षीय थानुगुल्ला सतीश को लग गया। जी चाकू काफी जोर से लगा। इसके बाद थानुगुल्ला सतीश को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी जान चली गई। जी हां, आपको बता दें कि यह घटना 22 फरवरी को लथनूर गांव में हुई थी। जी हां, थानुगुल्ला सतीश अपने मुर्गे को अवैध कॉक फाइट के लिए तैयार कर रहा था, इसलिए उनसे अपने मुर्गे के पैर में चाकू बांधा था, लेकिन गलती से मुर्गे के पैर में बांधा चाकू उसके मालिक को ही जाकर लग गया और उसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने मुर्गे को गोपालपल्ली पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है और उसकी देखरेख की जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुर्गे को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर भले ही अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन बीजेपी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, रविवार को भाजपा कार्यालय में चुनाव आयोग सेल की एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर एक अहम जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी कार्यालय स्थित अटल सभागार में किया गया है। दोस्तों, निजी और व्यवसायिक वाहनों के लिए आरसी बीमा, फिटनेस परिसर जैसे जरूरी दस्तावेजों की सूची में जल्द ही फास्टैग शामिल होने जा रहा है। पुराने वाहनों का दस्तावेजों का नवीनीकरण बगैर फास्टैग के नहीं हो सकेगा। ये योजना आगामी 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। सरकार ने नए वाहनों के लिए इसे पहले ही अनिवार्य कर दिया है। 15 फरवरी से देश भर के सभी 770 टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग वाहनों से दोगुने टैक्स की वसूली शुरू हो गई है। इस व्यवस्था में 2 पहिया वाहनों को छूट है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि देश भर में 770 से अधिक टोल प्लाजा इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम यानी कि ईटीसी तकनीक से लैस कर दिए गए हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत दुनिया के सामने कोरोना वैक्सीन विनिर्माण केंद्र के रूप में सामने आ रहा है। ग्लोबल इंडियन फिजिशियन कांग्रेस को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह बात कही है। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्लोबल फॉर फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिनल ने किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम से जुड़े डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी से लड़ने में मेडिकल क्षेत्र के लोगों के योगदान को सराहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जब दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही थी, तब हमारे डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं, मानव लोगों के कल्याण के लिए आगे आकर काम किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगे कहा कि सभी हेल्थ वर्कर के साहस को सलाम करता हूं। जी वे बोले कि इन कोरोना वॉरियर्स की ने अपनी जान परवाह न करते हुए दूसरे की जान बचाई है।
दोस्तों, देश में बढ़ रही महंगाई से आम जनता परेशान है। रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में वृद्धि ने आम जनता के पॉकेट पर अतिरिक्त भार डालना शुरू कर दिया है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री मुकेश सहनी महंगाई को मुद्दा नहीं समझते हैं। यह उनका कहना है कि जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी ही, लेकिन फिर भी सरकार इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। जी हां, बिहार के कैमूर जिले के भभुआ पहुंचे बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी ने रविवार को निषाद बिंद छात्रावास का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि सरकार महंगाई के मुद्दे पर गंभीर है। हम लोग चाहते हैं कि महंगाई कंट्रोल हो, लेकिन कल तक 2000 कमाने वाले आज 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर उनके कमाने की क्षमता बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी ही, लेकिन फिर भी सरकार गंभीर है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए सरकार पॉलिसी बनाएगी। बिहार और देश में बीजेपी की सरकार है, यह सरकार इस पर चिंतन कर रही है। बढ़ते अपराध के मुद्दे पर मुकेश सहनी ने कहा कि विपक्ष आरोप लगाता रहता है, लेकिन सरकार अपराध के मुद्दे पर गंभीर है। यह आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। आज पहले से बेहतर स्थिति है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत अन्य 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है। जी ऐसे में उन सभी राज्यों की स्थानीय पार्टियों के साथ ही बिहार की भी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाली जेडीयू ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में पार्टी कितने सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। झारखंड के दुमका जिले में कल पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रमंडलीय सम्मेलन करने पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण सिंह ने एक न्यूज चैनल से कहा कि पश्चिम बंगाल में अपने 70 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। यह पार्टी इसको लेकर तैयारी कर रही है। अगर बीजेपी से गठबंधन हुआ तो ठीक, वरना जेडीयू बंगाल में अकेले 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, तेल की बढ़ती कीमतों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को क्रिकेट से जोड़कर करारा तंज कसा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पहले हम लोग क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का शतक देखते थे, लेकिन अब पेट्रोल की कीमतों का शतक देख रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार इजाफा हो रहा है। कीमतों की बढ़ोतरी के विरोध में विपक्षी दलों के नेता सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। जी हां, आपको फिर से बता दूं कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर अलग अलग राज्यों में विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार प्रदर्शन जारी है। यह विपक्षी पार्टी अपने अपने तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं, साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने कल नरेंद्र मोदी सरकार पर आम आदमी की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि सरकार को अपना अहंकार छोड़कर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस पर लगाए गए करों को कम करना चाहिए, यानी कि टैक्स को कम करना चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। जी हां, मन की बात कार्यक्रम का यह 74वां संस्करण है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार हरिद्वार में कुंभ भी हो रहा है। जल हमारे लिए जीवन भी है, आस्था भी है और विकास की धारा भी है। पानी की तरह से पारस भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण के लिए हम सबको अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। वैसे ही पानी का स्पर्श जीवन के लिए जरूरी है। पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देनी चाहिए। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी है। दोस्तों, मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी मुसलमान ना होते हुए भी बंगाल में लंबे समय से इकलौती मुस्लिम फेस रही है, यानी कि मुस्लिम चेहरा रही है। जी हां, सूबे के मुसलमान भी अब तक पूरी शिद्दत से उनका साथ देते आए हैं। लेकिन रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई रैली में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा और नवगठित पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी ने आक्रामक तेवर दिखाकर इस पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। रैली में सिद्दीकी की बदौलत उमड़ी मुसलमानों के अभूतपूर्व भीड़ को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस को अब मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए इस बार भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। जी हां, विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बांटने पर तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान होना तय है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 30% आबादी मुसलमानों की है और सूबे की 90 से 100 विधानसभा सीटों पर वे निर्णायक की भूमिका में है। इनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिले में मुख्य रूप से शामिल है, जहां 40 से लेकर 75% आबादी मुस्लिमों की है। दोस्तों, इस बार मौसम ने किसानों का खूब साथ दिया है। खेतों में सरसों का फसल लहलहा रही है। रोग का असर कम होने से दाने भी बड़े और फिर मजबूत पड़ रहे हैं। जी अगेती फसल की कटाई हो रही है। कृषि विभाग पिछले सालों की तुलना में इस बार अधिक उत्पादन की बात कह रहे हैं। जी बिहार के किशनगंज के किसानों ने करीब 5000 हेक्टेयर में सरसों की खेती की है। इस बार बारिश कम होने से सरसों की खेती अच्छी हुई है। जी इसका खास असर यह रहा है कि फसल पर रोग का प्रभाव नहीं हुआ है। आर्द्र गलन, झुलसा, माहू
और सफेद गेरुई रोग की वजह से फसल का उत्पादन बेहद कम हो जाता था। जब बारिश होने पर रोगों का असर तेजी से फसल पर दिखाई देता था। इस बार बारिश न होने से सरसों की फसल का विकास तेजी से हुआ है। हालांकि फली आने के दौरान किसानों को पानी के साथ उर्वरक देना पड़ा था, लेकिन इसका असर दिख रहा है। सरसों की पौधों में फलियां अधिक लाई है। जी हां, सरसों की फसल अच्छी होने से किसान के चेहरे भी खिले हैं। दोस्तों, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के इकलौते विधायक ने भी चिराग पासवान का सांप छोड़ दिया है। जी हां, चिराग पासवान ने कल अपनी पार्टी की अहम बैठक बुलाई थी। बैठक में पार्टी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह नहीं पहुंचे। लोजपा विधायक राजकुमार सिंह को लेकर पहले से ही कई तरह की चर्चाएं होती रही है। जी, दरअसल चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली दफे पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई थी। जी, बैठक में पार्टी के संसदीय विधायक पदाधिकारियों के साथ साथ विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे तमाम नेताओं को बुलाया गया था। वैसे चिराग पासवान के लिए यह राहत की बात हो सकती है कि इस बैठक में उनके 6 में से 5 सांसद मौजूद रहे। यह सिर्फ चिराग पासवान के चाचा पशु पारस कुमार नहीं पहुंचे, जिनकी तबीयत खराब बताई जा रही है। बाकी सभी सांसद बैठक में मौजूद थे। चिराग के इस अहम बैठक में लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह नहीं पहुंचे। दोस्तों, बिहार सरकार में मंत्री बनने के बाद नीरज कुमार बबलू आज पहली बार सहरसा पहुंचे। जी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री सहरसा आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सुपरमार्केट स्थित कला भवन में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मंत्री नीरज कुमार सिंह शामिल हुए। जहां कार्यकर्ताओं ने मिथिला परंपरा के अनुसार पाग और चादर प्रदान करके उन्हें सम्मानित किया। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया में गांजा तस्कर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 480 किलो गांजा जब्त किया है, जबकि 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। जी हां, बरामद किए गए गांजे की कीमत 2 करोड़ 40 लाख रुपए आंकी जा रही है। गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद गश्ती दल में तैनात अवर निरीक्षक दिनेश पासवान दल बल के साथ नेशनल हाईवे पर पहुंचे, जहां आने जाने वाले वाहनों की जांच की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। तभी एक ट्रक मिले। इस ट्रक को शक के आधार पर रोका गया। पुलिस को देखते हुए ट्रक ड्राइवर और फिर खलासी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दोनों को ही पुलिस ने धर दबोचा, जिसके बाद ट्रक की तलाशी ली गई। तब 4 क्विंटल 80 किलो 42 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूर्णिया पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। दोस्तों, मिट्टी जांच को लेकर अब समस्तीपुर जिले में 10 मिनी लैब स्थापित किए जाएंगे। इससे किसानों को मिट्टी जांच में काफी सुविधा मिलेगी। जी हां, समस्तीपुर जिला में सरकारी स्तर पर अब तक मात्र 1 मुद्रा जांच केंद्र है। नए प्रावधान के अनुसार अब किसान खुद मिनी लैब स्थापित कर सकेंगे। कृषि विभाग समस्तीपुर जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम स्तर पर मिनी मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित करने में जुटा है। इसके लिए फिलहाल जिले के 10 किसानों का चयन किया गया है। उन्हें जल्द ही पटना स्थित संयुक्त निदेशक रसायन मिट्टी जांच प्रयोगशाला में चयनित पत्र दिया जाएगा। दोस्तों, अगले 4 दशकों में बिहार और उत्तर प्रदेश में गर्मियों में हीट वेव बढ़ने की आशंका है। जी हां, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए CUSB के पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर प्रधान पार्थी सारथी ने अपने ताजा रिसर्च में दावा किया है। जी हां, प्रोफेसर सारथी बिहार सरकार के जलवायु परिवर्तन और बिहार राज्य कार्य योजना के संचालक समिति के सदस्य भी हैं। उन्होंने साल 1951 से लेकर साल 2010 तक की अवधि में भारत की सतह के तापमान का अध्ययन करके कहा है कि बीते दशकों में गर्मियों में अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है। प्रोफेसर सारथी ने साल 1971 से लेकर 2005 के दौरान अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान का विश्लेषण करके ये रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि मार्च और फिर अप्रैल में अधिकतम तापमान और दिसंबर और फरवरी में न्यूनतम पारे में खतरनाक बढ़ोतरी देखी गई है। दोस्तों, बिहार में मक्का किसानों को फसल सहायता देने के लिए 754 पंचायतों का चयन किया गया है। जी हां, इन पंचायतों के 2,11,646 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। जी हां, शर्त यह है कि उनका आवेदन और फिर उसके साथ दिए गए कागजात सत्यापन में सही पाए जाए। जी हां, जिन पंचायतों का चयन हुआ है वे राज्य के 18 जिलों के 83 प्रखंडों की है। बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव से इन पंचायतों के किसानों का उत्पादन औसतन से कम हुआ है। जी हां, बिहार सरकार ने मक्का की फसल कटनी प्रयोग का रिजल्ट सहकारी विभाग को भेज दिया है। यह रिपोर्ट के आधार पर जिन पंचायतों के उत्पादन औसतन में कम हुआ है उनका चयन कर लिया गया है। सबसे अधिक 65,149 किसान सिर्फ पूर्वी चंपारण जिले के हैं। जी हां, जिसके बाद किसानों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर पर खगड़िया है। जी हां, वहां लाभ लेने वाले किसानों की संख्या 33,265 है। दोस्तों, बढ़ती महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बरबीघा में पुतला दहन किया गया। जी हां, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करके विरोध जताया है। साथ ही केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया।
दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात को लेकर चैलेंज किया है। जी हां, राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि हिम्मत है तो किसानों और फिर रोजगार की बात करके दिखाएं। जी हां, एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु में चीन भारत सीमा पर गतिरोध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा था। जी हां, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन दिनों राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय तमिलनाडु यात्रा पर हैं। जी हां, राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हिम्मत है तो करो किसानों की बात, हिम्मत है तो करो जॉब की बात। जी हां, राहुल गांधी पर इस वक्त 5 राज्यों में कांग्रेस को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन वे अकेले ही दक्षिण भारत में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उनकी पार्टी के कई सीनियर नेता कल जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद का स्वागत करने के लिए एक साथ जमा हुए। जी हां, ऐसा सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस इस तरीके की बीजेपी को चुनौती दे पाएगी। जी हां, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि फिलहाल राहुल गांधी दक्षिण भारत में डेरा जमाए हुए हैं। जी हां, खुद राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। जी हां, कांग्रेस की डूबती नैया को शायद राहुल गांधी दक्षिण भारत के जरिए पार लगाना चाहते हैं। इस साल तमिलनाडु में वे 5 दिन रहे, केरल में 3 दिन, पुडुचेरी असम में एक दिन, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस साल अभी तक एक भी दिन नहीं गए हैं। दोस्तों, केरल का विधानसभा चुनाव इस बार सबसे दिलचस्प होने वाला है, जहां देश से गायब हो चुकी लेफ्ट अपना आखिरी किला बचाने में जुटी हुई है, वही कांग्रेस भी दक्षिण में अपना अस्तित्व तलाश रही है। जी हां, केरल भी इस बार बीजेपी अपना दम भर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे बीजेपी इस बार दक्षिण के इस किले को फतह करना चाहती है। जी हां, हालांकि वह इतना आसान नहीं होने वाला है। जी हां, उनका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ का धार्मिक समीकरण जो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है। हालांकि बीजेपी भी इसके लिए अलग रास्ता निकाल लिया है, और अगर यह रास्ता सफल हुआ तो फिर इस बार दक्षिण में कमल खिलने के पूरे आसार हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी के लोगों को भाजपा को एक और मौका देने का आग्रह किया है। जी, उन्होंने वादा किया है कि अगर भाजपा यहां पर सत्ता में आती है तो पार्टी इस केंद्र शासित प्रदेशों को भारत का गहना बनाएगी। जी, एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास जताया है कि आगामी चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बनेगी। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव आयोग की घोषणा के 2 दिन बाद अमित शाह ने पुडुचेरी में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया था। 30 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 6 अप्रैल को एक ही चरण में होना है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के मामले में पुडुचेरी देश में अव्वल स्थान पर है, जहां बेरोजगारी 75% है। उन्होंने वादा किया है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो फिर वह बेरोजगारी की दर को 40% से नीचे ले आएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी को बेस्ट बनाने का नारा दिया है, जिनका पर्याय व्यापार, शिक्षा, अत्याधुनिक और फिर पर्यटन हब से है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों, लघु सीमांत किसानों की मददगार साबित हो रही है। जहां किसानों के खाते में अब तक इसकी 7 किस्त आ चुकी है। इस बीच लघु सीमांत किसान अगले किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जहां उम्मीद है कि 8वीं किस्त भी किसानों के खाते में मार्च के पहले सप्ताह में आ जाएगी। जहां केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए 2000 रुपए की किस्त देती है। साल भर में हर 4 महीने के बाद 3 किस्तों में 6000 रुपए मिलती हैं। ऐसे में कुछ किसान को डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी रहने की वजह से पैसे मिलने से रह जाते हैं। जहां इस योजना से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को जोड़ा जा चुका है। केंद्र सरकार ने गरीब किसानों की मदद और फिर आय बढ़ाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस बीच कुछ आयकर किसानों ने सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर योजना का लाभ लिया है। सरकार ने गड़बड़ी को देखते हुए कई राज्यों किसानों को पैसे रोक दिया। अयोग्य किसानों ने सरकार के राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया है। इस योजना के तहत अब तक करीब 33 लाख फर्जी लाभार्थी पाए जाने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को सुविधा देते हुए अपने यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप पर अनारक्षित जनरल टिकट की बुकिंग एक बार फिर से शुरू कर दी है। अब भारतीय रेलवे में सफर करने वाले लोग मोबाइल ऐप से जनरल टिकट बुक कर सकेंगे। हालांकि अभी यह सुविधा दक्षिण रेलवे में ही शुरू की गई है, जल्द ही इसे सभी जोन में शुरू किया जाएगा। जब भारतीय रेलवे ने बीते दिनों मोबाइल प्लेटफॉर्म पर एक नया ऐप यूटीएस ऑन मोबाइल लॉन्च किया था। इस मोबाइल ऐप के जरिए यात्री आसानी से अनारक्षित जनरल टिकट बुक और फिर कैंसिल कर सकते हैं। इस ऐप को लाने के पीछे भारतीय रेलवे का मुख्य मकसद कैशलेस, पेपरलेस बुकिंग और फिर रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कम करना था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान इस सुविधा को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर अब से इस सुविधा को चालू किया जा रहा है।
दोस्तों, बिहार के 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को प्रोन्नति दी गई है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को अब अपर मुख्य सचिव में प्रोन्नति मिली है। जी हां, अधिसूचना की तिथि से यानी कि आज से ही उनके पद को उत्क्रमित करके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का कर दिया गया है। जी हां, वही आज से ही गृह विभाग के प्रधान सचिव पद पर पदस्थापित किए गए चैतन्य प्रसाद का भी प्रमोशन हुआ है। उन्हें भी अपर मुख्य सचिव में प्रोन्नति मिली है। जी हां, अब उनके पद को भी उत्क्रमित कर दिया गया है और अब वे गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। दोस्तों, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों में से परेशान आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। यह केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम मार्च या फिर अप्रैल तक कम हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि तेल उत्पादक देशों से तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है ताकि भारत की आम जनता को तेल की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके। आपको बता दें कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 दिन पहले कहा था कि तेल उत्पादक देशों द्वारा कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं। अपने देश के हित में अधिक लाभ कमाने के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले देश कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों पर धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा था कि सर्दियों की वजह से पेट्रोल, डीजल की कीमतें अधिक हो गई है। जी हां, सर्दियों में ऐसा होता है। अब सर्दियां खत्म हो गई है तो फिर अब कीमतें भी सस्ती हो जाएगी। यह कहना है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गन्ना किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का उजागर करने और फिर उनके बकाया भुगतान करने को लेकर किसान महापंचायत आयोजन करेगी। जी हां, कांग्रेस बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बना रही है, जहां प्रियंका गांधी मिल मालिकों द्वारा बकाया भुगतान न करने के मुद्दे को उजागर करेगी। यह प्रियंका गांधी हाल ही में मथुरा जिले में एक किसान महापंचायत को संबोधित किया, जो 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पार्टी द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक कड़ी थी। खबरों के अनुसार गन्ना किसानों को साल 2019-20 का बकाया नहीं मिला है। साल 2020-21 में भी एसएपी सामान्य किस्म के लिए पहले की तरह 315 रुपए प्रति क्विंटल है, जहां इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।